हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है डिडक्टिव मेथड। इसको हम मेथड ऑफ डिडक्शन भी कहते हैं। तो जब भी हम थ्योरी बिल्डिंग कर रहे होते हैं या थ्योरी बना रहे होते हैं, ये मेथड्स स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है? तो शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक लॉज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व्स गोइंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। ये मेथड में क्या होता है, जो जनरल ट्रूथ होता है, जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर या पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर अप्लाई अप्लाई करके देखा जाता है। सर्टेन हाइपोथेसिस और postulates regarding human behavior are taken to be true, and then with the help of logical reasoning and examination we try to figure out the cause and effect relationship between the factors under consideration. सिंपल वर्ड्स में कि कई थ्योरीज है वो ह्यूमन बिहेवियर पे जनरली ट्रू रहती हैं, तो हम उन जो जनरल टेंडेंसी है थ्योरीज की जो आमतौर पे अप्लाई होती है उनको यूज करके हम क्या करने की कोशिश करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग देने की कोशिश करते हैं और कॉज एंड इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजह क्या क्या थी और इसके असर क्या क्या पड़ेंगे, ठीक है? फिर मैंने पैराग्राफ चेंज करके जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। There are certain facts regarding human behavior, society, and nature which are found to be so pervasive and clear that they are regarded as a universally true and there is no need to establish them. कुछ चीजें ऐसी हैं जो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड और कुदरत से रिलेटेड है, उनको बार बार जो है शो करने की जरूरत नहीं है, वो यूनिवर्सली मतलब हर जगह ट्रू बैठती है, ठीक है? कुछ चीजें हैं ऐसी। इन डिडक्टिव मेथड दीज फैक्ट्स आर टेकन एज द बेसिस ऑफ स्टडी, बेसिस टू स्टडी सर्टेन स्पेसिफिक हाइपोथेसिस एंड पोस्टुलेट्स। तो हम डिडक्टिव मेथड में क्या करते हैं, इन फैक्ट्स को लेके बेस बना के आगे थ्योरीज को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। दस दिस मेथड इन्वॉल्व्स व्हाट बोल्डिंग इकोनॉमिस्ट थे, इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन। तो बोल्डिंग जो है उन्होंने इसको इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन कहा है, ठीक है? पैराग्राफ चेंज करके द मेथड ऑफ डिडक्शन इज इन मेनी वे सिमिलर टू द मेथड ऑफ प्योर मैथमेटिक्स। ये एक मैथमेटिक्स टाइप का मेथड है, ठीक है? कैसे? जस्ट एज इन प्योर मैथमेटिक्स वी स्टार्ट विद सम वेरी सिंपल प्रोपोजिशंस टू व्हिच वी गिव assent without any difficulty and then by processes of proof arrive at more complicated propositions which we could not otherwise see. Similarly, in pure economics, we start from simple assumptions and deduce from them conclusions which necessarily follow the propositions of pure economics. तो बेसिकली ये कहा है कि ये जो डिडक्टिव मेथड है ये एक टाइप का प्योर मैथमेटिक्स का मेथड है जिसमें हम शुरुआत में सिंपल चीजें लेके चलते हैं और बाद में प्रूफ राफ करके हम काफी डिफिकल्ट चीजों तक पहुंच जाते हैं। वैसे ही जब हम इकोनॉमिक्स करते हैं तो हम सिंपल सिंपल से assumptions लेके लास्ट में कुछ ना कुछ जो है काफी तगड़ी प्रोपोजिशंस या फिर उसके इफेक्ट्स या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या थ्योरीज को डेवलप करते हैं, ठीक है? This method of deduction has been employed widely in economics, starting right from the days of David Ricardo, J.S. Mill, to the modern economists who employ a large number of mathematical constructs and econometric आना था। रुको 2 मिनट, मैं यहाँ पे सही करके लिख देता हूँ। इकोनोमेट्रिक मॉडल्स, ठीक है? तो इकोनोमेट्रिक मॉडल्स के ऊपर बेसिकली ये जो डिडक्टिव मेथड है पुराने टाइम से इस्तेमाल हो रहा है। आज के जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं चाहे वो मैथमेटिकल एंड इकोनोमेट्रिक तरीके से भी मॉडल्स को प्रूव करें, वो भी डिडक्टिव मेथड की मदद लेते हैं, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन में आपने इतना लिखना है क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें डायग्राम नहीं बनता, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मटेरियल लिखना पड़ेगा पेज भरने के लिए, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि पेपर में पेज भरने बहुत जरूरी है। स्टेप्स इन द डिडक्टिव मेथड, तो आप लिखोगे डिडक्टिव मेथड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर 1, सिलेक्टिंग एंड स्पेसिफाइंग द प्रॉब्लम दैट इज टू बी स्टडीड। सबसे पहले स्पेसिफाई करेंगे और सिलेक्ट करेंगे कि भाई प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? सेकंड स्टेप में आ जाता है स्पेसिफाइंग द assumptions दैट नीड्स टू बी मेड टू कैरी आउट द स्टडी। assumptions लेंगे जिनके बेस पे हम आगे स्टडी करेंगे। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट assumption इज क्रूशियल फॉर कैरिंग आउट इकोनॉमिक एनालिसिस एंड ड्राइविंग प्लॉजिबल कंक्लूजंस देयरफ्रॉम। एप्रोप्रिएट assumptions लेनी बहुत जरूरी है। अगर आप एप्रोप्रिएट assumptions नहीं लेते तो फिर मॉडल उलट पुलट हो सकता है, कोई रिजल्ट्स खराब भी आ सकते हैं, ठीक है? थर्ड स्टेप आ जाता है इसके अंदर। द थर्ड स्टेप रिक्वायर्स द सेटिंग अप of hypothesis on the basis
ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ assumptions स्पेसिफाइड। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस सेट करेंगे। हाइपोथेसिस किसके बेस पे होगा, जो हमने assumptions ली हैं उन्हीं के हिसाब से चलेंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ एन हाइपोथेसिस हैविंग जनरल वैलिडिटी इज a difficult task as economics is a science concerning itself with human nature in all its infinite complexity। तो इसमें ये बताया गया है कि जो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है वो उसकी जो जनरल वैलिडिटी है उसको प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि जो ह्यूमन टेंडेंसी है वो टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज करती है। तो थ्योरी ऐसे बने जो जनरली ज्यादातर लोगों पे या ज्यादातर इकोनॉमिक यूनिट्स पे एप्लीकेबल रहे। कंक्लूजन conclusions drawn from a hypothesis can obviously be true only to the extent that the hypothesis is sound। तो जो भी कंक्लूजन्स निकलेंगे हाइपोथेसिस पे वो तभी सही माने जाएंगे जब जो हाइपोथेसिस है वो एक अच्छी मानी जाएगी, साउंड मानी जाएगी, तभी आगे कंक्लूजन्स हम कर पाएंगे। द फोर्थ एंड द फाइनल स्टेप इज द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। आपको पता है कि जब हाइपोथेसिस पूरी तरह तैयार हो जाती है स्टैटिस्टिकली उसको टेस्ट करना पड़ता है, जिसको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। It is only when hypothesis is tested and verified to be true that it can be established as an economic theory or a principle of economics। तो जब भी कोई थ्योरी को हम इकोनॉमिक्स में जो थ्योरी या फिर मॉडल बनाते हैं, अगर उनको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के पैरामीटर के थ्रू मतलब हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू उसको प्रूव कर देते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर लेते हैं, तभी वो जो है एक मुकम्मल कंप्लीट थ्योरी मानी जाती है या प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है। अगर आप उसको टेस्ट नहीं कर रहे और वो आपके टेस्टिंग में फेल हो गई तो ये भूल जाओगे उसको कोई थ्योरी मानेगा। अब इसके बीच में आपको मटेरियल और क्रिएट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा मेरिट्स ऑफ डिडक्टिव मेथड। ठीक है, तो कुछ मेरिट्स हैं इसके। नंबर 1, बेस्ड ऑन लॉजिक। द रियल वर्ल्ड इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ये तो हमें पता है कि रियल वर्ल्ड काफी कॉम्प्लेक्स है। देयरफॉर ह्यूमन बिहेवियर इज बाउंड टू बी कॉम्प्लेक्स एज वेल। इंसान की जो काम है, बिहेवियर है, वो भी फिर कॉम्प्लेक्स रहेगा। इन दीज कंडीशंस इट इज नॉट इजी टू सेट अप अ क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिनोमिना। तो काफी मुश्किल हो जाता है कि हम डिफरेंट जो फिनोमिनाज हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज है, उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकाल सकें। हाउएवर इट बिकम्स पॉसिबल to arrive plausible conclusions regarding human behavior with the help of deductive method as it is based on logical analysis of phenomena under question। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हम कॉज एंड इफेक्ट अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर का। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा मेथड लॉजिकल एनालिसिस पे बेस्ड है। समझ गई बात? The deductive method starts with a very simple assumptions concerning human behavior and then attempts to discover what consequences would follow from the economic system if these assumptions were true। तो ये जो मेथड है डिडक्टिव मेथड, ये काफी सिंपल assumptions लेके शुरू होता है और बाद में ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है और फिर बताता है कि अगर ऐसा ऐसा चला तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे, क्या असर पड़ेंगे। ठीक है, assumptions को दिमाग में रखते हुए। दिस हेल्प्स अस इन बिल्डिंग अप अ पिक्चर ऑफ स्पेसिफाइड इकोनॉमिक सिस्टम। इससे हमारे दिमाग में एक स्पेसिफाइड जो अलग से सिचुएशन है जो इकोनॉमिक सिस्टम की, या अलग से एक पिक्चर बन जाती है कि भाई अगर ऐसा ऐसा होगा तो रिजल्ट्स ये निकलेंगे। As stated by Boulding, although we try to reach real life as close as possible in our economic analysis, yet it is not expected to be perfect picture of economic life। तो बोल्डिंग ये कहते थे कि भाई हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो मॉडल है वो हमारी इकोनॉमिक लाइफ पे कहीं ना कहीं अप्लाई हो सके, बट इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि भाई 100% ही वैसा का वैसा हो जाए। समझ की बात? कोई भी थ्योरी या कोई भी मॉडल 100% तो अप्लाई हो नहीं पाता किसी सिचुएशन पे। तो सेकंड मेरिट इसकी आ जाती है सिंप्लिसिटी। द डिडक्टिव मेथड इज वेरी सिंपल, ये तो सबको पता है। अनलाइक द मेथड ऑफ इंडक्शन, जो इंडक्टिव मेथड है, जो मैंने अगला टॉपिक कराना है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इट डज नॉट रिक्वायर कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। इसमें डाटा को कलेक्ट, क्लासीफाई या फिर एनालिसिस नहीं करना पड़ता। जनरली इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल टू कलेक्ट एंड एनालाइज ऑल रिलेवेंट डाटा पर्टेनिंग टू सम पर्टिकुलर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आपको पता है जो लोग पीएचडीज वगैरह कर रहे होते हैं उसमें डाटा कलेक्शन और डाटा को एनालिसिस करना काफी मुश्किल हो जाता है। मुझे भी काफी फोन आते हैं कि भाई डाटा ले लो और इसका एनालिसिस करके दे दो और फलां फलां पैसे ले लो, क्योंकि लोग इकोनॉमिक्स रख लेते हैं, बच्चे इकोनॉमिक्स रख लेते हैं, मगर स्टैटिस्टिक्स मैथ्स पे इतना फोकस नहीं करते। बाद में जब रिसर्च वर्क करना होता है तो बड़ा पंगा पड़ता है। No person is able to devote the necessary time and arrange ample resources to collect all data required for economic एनालिसिस पर्पसेस। तो सिंपल वर्ड्स में कोई भी पर्सन इतना ज्यादा एबल होना उसका मुश्किल है कि वो जो सारा रेलिवेंट डाटा उसको इकट्ठा करके एनालाइज वगैरह करते इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए। ठीक है, अगर इतना ज्यादा आसान होता ये प्रोसीजर तो हर कोई पीएचडी करके ना बैठा होता।
द बेसिस ऑफ डिडक्टिव मेथड इज लॉजिकल रीजनिंग। बेसिकली इसके पीछे मेन मकसद है लॉजिकल रीजनिंग देना, बेसिक जो इसका जो बेस है कि भाई लॉजिकल तरीके से आगे चलना। दिस enables an economist to derive plausible conclusions by observing certain well-defined parameters of human behavior through the process of arguments and counter arguments। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इकोनॉमिस्ट जो है जो जनरली चीजें एप्लीकेबल होती हैं ह्यूमन बिहेवियर पे उसको फॉलो करते हुए लॉजिकल कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर चीज जनरली ह्यूमन बीइंग्स पे अप्लाई होती है तो पर्टिकुलर सिचुएशन पे इस तरीके से होगा, तो उसके पीछे आर्गुमेंट्स एंड काउंटर आर्गुमेंट्स करते हैं। Ricardo J. S. Mill and many other economists have devised economic theories and generalization by following this method of deduction। तो मैंने जो ऊपर नाम लिए जे एस मिल, रिकार्डो और भी कई हैं जिन्होंने जनरल एनालिसिस को फॉलो करते हुए पर्टिकुलर थ्योरीज दी। Had these economists chosen the method of induction, they would have failed to enunciate most of their theories as economic data in their time was inadequate। अगर वो इंडक्टिव मेथड फॉलो करते तो भाई डाटा कहाँ से इकट्ठा करते और फिर थ्योरियां इतनी ज्यादा नहीं बन पाती। थर्ड पॉइंट आ जाता है रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी। रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ डिडक्टिव मेथड आर रिलायबल एंड एक्यूरेट एंड हेंस एग्जैक्ट। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी मानते हैं कि जो रिलायबिलिटी है एंड एक्यूरेसी है इस मेथड से काफी ज्यादा होती है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट दे आर बेस्ड ऑन इररिफ्यूटेबल लॉजिक्स। उनके जो लॉजिक्स हैं वो रिफ्यूट नहीं हो सकते क्योंकि जो जनरली एप्लीकेबल लॉजिक्स हैं उन्हीं को तो पर्टिकुलर सिचुएशन पे अप्लाई किया जा रहा है। एज स्टेटेड अर्लियर, डिडक्टिव मेथड also uses mathematical techniques for economic analysis। इसमें mathematical और econometric techniques भी यूज होती हैं analysis, economic analysis के लिए। Studies based on mathematical techniques and rigor logical rigor are likely to be error free। तो ज्यादातर ये देखा गया कि जो स्टेटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज करके फर्दर थ्योरीज बनाते हैं उनमें एरर के चांसेस काफी कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। इवन इफ सम एरर इज लेफ्ट, इट इज पॉसिबल टू ट्रैक इट डाउन with the help of logic and reasoning and solve it out। तो अगर थोड़ी बहुत कोई एरर आ भी गई तो उसको लॉजिक और रीजनिंग से सॉल्व किया जा सकता है। द डिडक्टिव मेथड हैज नॉट ओनली हेल्प्ड इन devising a number of accurate and exact economic theories, it also formed the basis of famous theories of relativity in the physical sciences, a theory that has received wide acceptances among the scientists। तो सिंपल वर्ड्स में ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ये जो मेथड है ये उल्ट पुल्ट रिजल्ट देगा, ये एग्जैक्ट रिजल्ट देता है और एक्यूरेट रिजल्ट देता है। इकोनॉमिक्स के साथ साथ जो फिजिकल साइंसेज है उसमें भी इस टाइप के मेथड को फॉलो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट, सुपीरियरिटी इन द वेक ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फेलियर टू कंडक्ट द कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। तो इसमें हमने लिखा है इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन इन इकोनॉमिक्स एज अगेंस्ट नेचुरल साइंसेज इन विच सच एक्सपेरिमेंटेशन forms the basis of a number of theories। तो बेसिकली जैसे फिजिकल साइंसेज में थ्योरीज बनती हैं उस टाइप की इकोनॉमिक्स में तो बन नहीं सकती क्योंकि इकोनॉमिक्स की कोई लैब तो है नहीं। इकोनॉमिक्स की लैब में कोई कंट्रोल्ड सिचुएशन तो होंगी नहीं कि अगर ऐसा हुआ तो एग्जैक्टली यही रिजल्ट आएगा। समझ की बात? दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस डीलिंग विद ह्यूमन बिहेवियर। क्योंकि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन इकोनॉमिक्स में नहीं हो सकती इसलिए ये एक सोशल साइंस मानी जाती है क्योंकि ये इंसान के बिहेवियर के साथ रिलेटेड है। मोर ओवर द इकोनॉमिस्ट does not possess any tools and laboratories to conduct experimentation। ये तो सबको पता है कि इकोनॉमिस्ट कोई मतलब इनके पास कोई ऐसे टूल्स या लेबोरेटरीज नहीं है जहाँ पे ब्लड टेस्ट किया तो सबका सेम रिजल्ट आए, इस टाइप का। समझ की बात? इन सच कंडीशंस द सुपीरियरिटी ऑफ द डिडक्टिव मेथड इज अनक्वेश्चन। तो इसमें जो है काफी सुपीरियर माना जाता है, इंडक्टिव मेथड से ही मेथड सुपीरियर माना जाता है क्योंकि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन टाइप नहीं होता। इन सम केसेस हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नॉट अवेलेबल एट ऑल। अगर हमने पुराने टाइम का कोई निकालना है तो पुराने टाइम का डाटा तो काफी मुश्किल हो जाता है निकालना। देयरफॉर इन दीज केसेस डिडक्टिव मेथड इज द ओनली मेथड दैट कैन बी यूज्ड। तो इस सिचुएशन में सिर्फ डिडक्टिव मेथड ही यूज किया जा सकता है क्योंकि पुराना डाटा तो अवेलेबल ही नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एबिलिटी टू प्रिडिक्ट। सिंस द डिडक्टिव मेथड इज बेस्ड ऑन लॉजिक, इट कैन एनालाइज इकोनॉमिक इवेंट्स इन सच अ वे as to predict the trends and tendencies in the future। तो बेसिकली इसकी प्रिडिक्शन की जो एबिलिटी काफी अच्छी है इस मेथड की, हम फ्यूचर को अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट once the cause and effect relationship is established with the help of method of deduction, it it no longer remains difficult to estimate the likely behavior of the future। अगर हमें cause and effect relationship के बीच में exact
जो रिलेशन है वो पता लग गया, तो उस केस में हम काफ़ी ज़्यादा जो आसानी से हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब इसमें सिंपल सा ये बताया गया है कि ये जो डिडक्टिव मेथड है इसकी हेल्प से हम फ्यूचर को आसानी से एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री टू इंडक्टिव मेथड। ये इंडक्टिव मेथड का कॉम्प्लीमेंट्री है। कई बार दोनों मेथड्स को मिक्स करके थ्योरीज बनानी पड़ती हैं। द डिडक्टिव मेथड हेल्प्स to test the accuracy of conclusions at arrived at with the help of the method of इंडक्शन। बेसिकली इसमें ये बताया कि जो डिडक्टिव मेथड है वो काफ़ी हेल्प करता है। अगर हमने एक्यूरेसी टेस्ट करनी है किसी भी मॉडल की, ठीक है, तो हम डिडक्टिव मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, इंडक्टिव मेथड से हम डाटा इकट्ठा कर लें और उसी को लॉजिकल कंक्लूजन देने के लिए हम डिडक्टिव मेथड इस्तेमाल कर लें। तो कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड द एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक डाटा इज ऑफ्टन अ stupendous task and the analyst is likely to commit mistakes। तो ये डाटा इकट्ठा करना, क्लासिफाई करना काफी मुश्किल कंसेप्ट है, तो कोई ना कोई गलती हो सकती है। उस गलती को हम जो है जो डिडक्टिव मेथड है, डिडक्शन का मेथड है, उससे हम कॉम्प्लीमेंट्री करके अपनी जो एरर्स हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इन सच कंडीशंस जनरलाइजेशंस अराइव्ड at which the at ये पूरी लाइन क्या बनी, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, कोई आ गया तो सामने। इन सच कंडीशंस जनरलाइजेशन अराइव्ड एट विद आना था, यहाँ पे विच नहीं आना था, रुको 2 मिनट, मैं लिखता हूँ यहाँ पे विद। स्पीड में लिखते हुए कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है? तो in such conditions generalization arrived at with the help of the inductive method can be accepted only after they are subject to logical reasoning। तो इसमें ये बताया गया है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें डाटा इकट्ठा करेंगे इंडक्शन मेथड के थ्रू और उसको प्रूव करेंगे तो हल्की फुल्की गलती आ सकती है, तो उस गलती को या एरर को कम करने के लिए हम लॉजिकल रीजनिंग का मेथड लगा सकते हैं, जो कि डिडक्टिव मेथड होता है। तो अब क्या इस मेथड के फायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। नुकसान भी हम मतलब डीमेरिट्स या क्रिटिसिज्म भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये एक ही क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन चल रहा है। द मेन आर्गुमेंट्स against the deduction method या deductive method या method of deduction are as under। Number one, facts of economic life are neither universal nor inevitable। Very important। Economists belonging to historical school allege that the facts of economic life and human behavior are neither universal नॉर इनएविटेबल। तो बेसिकली ये क्या है कि जो भी हमारी लाइफ से रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो यूनिवर्सल नहीं है। अब मेरी लाइफ के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई होती है वो सबके ऊपर थोड़ी ना होगी, तो यूनिवर्सल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इनएविटेबल है कि सब पे लगेंगे ही लगेंगे। समझ की बात? इसको और ज्यादा डिटेल में करते हैं। देयरफॉर कंक्लूजंस ड्रॉन अपॉन facts which are themselves liable to change cannot form the basis of economic laws and theory। तो ऐसे फैक्ट्स जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ डायनेमिक है, सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं, उनके ऊपर इकोनॉमिक लॉज या थ्योरीज बनाओगे तो फिर तो अजीब सा हो जाएगा ना, फिर इतनी एप्लीकेशन नहीं रहेगी। Thus, the classical economists have had erred in formulating laws on the basis of postulates which themselves are subject to change। तो जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने जो भी लॉज वगैरह बनाए पुराने टाइम में, तो वो तो सिचुएशन चेंज होगी। अब चेंज होगी तो वो लॉ हमारी जिंदगी में अब अप्लाई नहीं होता। अब कार्डिनल यूटिलिटी ले लो, अब मैं कोई समोसा खाता हूँ तो मेरे कौन से कोई सर पे मीटर लगा के इतने की यूटिलिटी आ गई। समझ की बात? फिर इसकी एडवांस थ्योरीज आई, इंडिफरेंस कर्व, उसकी भी एडवांस थ्योरीज आई, रिवील्ड प्रेफरेंस, तो ऐसे तो चलता रहता है, ठीक है? देयर इज नो मैकेनिज्म in the deductive method to test the truth or falsity of the basic postulates regarding the human behavior which are simply taken to be given and unchanging। तो इसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है डिडक्टिव मेथड में हम चूज करें ये सही था, गलत था, क्या था। अब क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, और ये थ्योरीज मतलब मान के चलते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर चेंज नहीं होगा, वो गिवन ही रहेगा। नॉट ओनली दिस, इट इज डिफिकल्ट टू जनरलाइज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर को जनरलाइज करना भी काफी मतलब मुश्किल प्रोसेस है। जो चीज मेरे ऊपर अप्लाई होती है मे बी वो हर एक पे ना हो, तो जनरल एप्लीकेशन जो है या जनरल एप्लीकेबिलिटी ऑफ थ्योरीज ढूंढना भी काफी मुश्किल है। Even where the economists have been able to do so, they have committed mistake in drawing conclusions as human behavior is an extremely complex phenomena। अगर उन्होंने लॉजिकली रीजनिंग ढूंढ ढांड के जनरल एप्लीकेशन कर भी ली है तब भी उन्होंने काफी ज्यादा मिस्टेक्स की हैं कंक्लूजन्स निकालने में, क्योंकि हमें पता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो काफी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है और टाइम टू टाइम ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता रहता है, और इस वजह से जो है डिडक्टिव मेथड इतना ज्यादा कंफर्टेबल या इतना ज्यादा सूटेबल नहीं रहता। सेकेंड पॉइंट आ जाता है इरेशनैलिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल, द बिलीफ of the classical economists that all principles of economics can be derived
by logic from certain basic postulates about human behavior is wrong. हिस्टोरिकल स्कूल ने जो है डिडक्टिव मेथड की एक और बुराई की थी। वो ये कहते थे कि भाई सारे के सारे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि भाई लॉजिक के थ्रू और जो बेसिक एप्लीकेशन है या बेसिक जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनको दिमाग में रख के ह्यूमन बिहेवियर को हम स्टडी कर सकते हैं या ह्यूमन बिहेवियर पे उसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट सीनियर had laid down four essential unchanging principles, that is: A, hedonistic principle; B, principle of population; C, law of increasing returns in the industry; D, law of diminishing returns in the agriculture. तो ये चार चीजें उन्होंने दी थी. He believed that all necessary corollaries are easily deducible from one or अदर ऑफ दीज प्रिंसिपल्स. वो कहते थे ये सारी चीजें, जो चार चीजें, ये एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, एक दूसरे से निकल सकती हैं. जैसे एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू सीनियर एंड मोस्ट ऑफ द अदर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वाज द हेडोनिस्टिक प्रिंसिपल. ये हेडोनिस्टिक प्रिंसिपल जो मैंने ए पॉइंट बताया था वो क्या है? विच स्टेट्स दैट ऑल इकोनॉमिक एफर्ट्स इज गाइडेड टुवर्ड्स अटेनिंग द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ प्लेजर विद लीस्ट पॉसिबल एफर्ट. मतलब बेसिकली हमें क्या करना है? we want to obtain maximum profits with minimum sacrifice. तो हेडोनिस्टिक व्यू या हेडोनिस्टिक प्रिंसिपल कहता है कि ये तो एक जनरल प्रिंसिपल है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा माल बनाना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना चाहते हैं और कॉस्टिंग कम करना चाहते हैं. ठीक है, तो ये तो जनरल बात होगी, समझ की बात. तो ऐसी बातें हर एक पे अप्लाई करना. आजकल तो आपको पता है ना, प्रिंसिपल ऑफ सेल्स मैक्सिमाइजेशन या रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का जो है काफी ज्यादा चाल चलन है या फिर काफी ज्यादा रिवाज है. ठीक है. हाउएवर मेनी इकोनॉमिस्ट्स have argued that human behavior is guided by many other factors, both rational and irrational. तो और भी तो कई फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को असर डालते हैं, रैशनल भी हैं, इरेशनल भी हैं. ठीक है. हम हमारी जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो हमारे कल्चर से भी असर होते हैं, रिलीजन से भी असरदार होते हैं, और भी कई फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. देयरफॉर कंक्लूजन्स ड्राइव्ड with the help of deductive method could be wrong. तो इसमें ये कहा जा सकता है कि जो भी कंक्लूजन्स हम निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जनरल लॉज से, वो टाइम टू टाइम तो सोसाइटी ने भी चेंज होना है ना, तो इतने ज्यादा कंफर्टेबल या इतने ज्यादा सही नहीं रहेंगे. नेक्स्ट आ जाता है रिक्वायर्स ग्रेट लॉजिकल स्किल्स. द मेथड ऑफ डिडक्शन इन्वॉल्व्स हाई डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. इसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट करना होता है, जनरल प्रिंसिपल्स को एब्स्ट्रैक्ट करके पर्टिकुलर सिचुएशन पे लगाना है. अकॉर्डिंगली इट रिक्वायर्स ग्रेट लॉजिकल स्किल ऑन द पार्ट ऑफ इकोनॉमिस्ट. तो जो भी इकोनॉमिस्ट ये काम कर रहे हैं उनको काफी ज्यादा स्किलफुल होना पड़ता है. इन द एब्सेंस ऑफ सच स्किल एंड ग्रेट एक्यूमेन, the economist might draw wrong conclusions from the basic postulates. तो ऐसा हो सकता है कि भाई अगर उनके पास इतनी स्किल्स नहीं है तो रिजल्ट खराब निकालें, कंक्लूजन्स जो है उलट पुलट निकालें. ठीक है. उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम highly complex theoretical models have been designed by mathematical economists to discern the economic phenomena and draw plausible conclusions therefrom या फ्रॉम देम. तो बेसिकली जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स थ्योरेटिकल मॉडल्स जो हैं वो आ रहे हैं. मैथमेटिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक लॉज हैं उनको प्रूव करने के लिए ये सब कुछ लगाते हैं. और आजकल का जो ट्रेंड है वो ये नहीं है कि जो जनरल प्रिंसिपल है सीधा उसको अप्लाई कर दो, हमें स्टेटिस्टिकली और मैथमेटिकली वो चीज प्रूव भी करनी पड़ती है. नेचुरली पर्सन्स आर नॉट ट्रेन्ड इन एडवांस्ड मैथमेटिकल टेक्निक्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क ऑन दीज मॉडल्स. तो अगर जो भी इकोनॉमिस्ट हैं जो उनको स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है तो उनके लिए मॉडल्स बनाने काफी मुश्किल हो जाते हैं. ये मैंने बात पहले भी की थी. तो ये जो डिडक्टिव मेथड है ये मतलब मैथमेटिकल तरीके से देखा जाए तो ये सही नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें डाटा कलेक्शन नहीं है, बस कोई जनरल बात है उसको पर्टिकुलर बात पे अप्लाई कर देना. लिमिटेड, नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट, लिमिटेड ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस. A number of mathematical models devised by economists and are being used by them for prediction purposes are based on highly unrealistic assumptions and thus they have only a limited operational significance. इसमें ये बताया कि जो आज का जो डिडक्टिव मेथड के ऊपर जो मॉडल्स बेस्ड होते हैं वो मैथमेटिकल तरीके से प्रूफ तो कर देते हैं किसी तरीके पे, मगर उनकी जो ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस है कि वो कैसे ऑपरेट करेंगे, मार्केट में कैसे अप्लाई होंगे, उनकी जो सिग्निफिकेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है. लिमिटेड है, लिमिटेड सिचुएशन पे अप्लाई होते हैं. ठीक है, जनरली अप्लाई नहीं होते. क्रिटिक्स हैव एलेज्ड that followers of the deductive method are merely engaged in making intellectual toys whose practical utility is not much. तो जो क्रिटिसाइज करते हैं इस मेथड को ये कहते हैं कि भाई लॉजिकल मेथड से तुमने डिडक्टिव मेथड से काम तो कर लिया बट
जो इंटेलेक्चुअल तरीके से काम नहीं किया ताकि वो जनरली अप्लाई हो, उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी ना के बराबर है। इकोनॉमिस्ट लाइक लर्नर हैव एलाइज्ड दैट द डिडक्टिव मेथड इज मेयर आर्म चेयर एनालिसिस। वो कहते थे ये तो एक आर्म चेयर एनालिसिस है, ठीक है। अब ये क्या होता है, गूगल पे सर्च कर देना, मैं डिटेल में यहाँ बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद पॉलिसी रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन कंक्लूजन्स ड्राइव फ्रॉम द मेथड आर फुल ऑफ रिस्क। तो बेसिकली अगर हम इन चीज़ों को, कंक्लूजन्स को और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को अगर हम सारी सोसाइटी पे अप्लाई कर देते हैं, वो थोड़े रिस्की रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोबेबिलिस्टिक प्रिडिक्शंस। क्योंकि हमने तो जनरल चीज को पर्टिकुलर पे अप्लाई कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी है ये एक टाइप की कि उस पर लगेगा नहीं लगेगा, कितना परसेंट लगेगा। अकॉर्डिंग टू मार्क ब्लॉग, the standards of accuracy applied to predictions in the natural sciences, economics make a poor showing, and hence economists are frequently forced to resort to indirect methods of testing hypotheses, that is, examining the realism of assumptions or testing the implications of theories for phenomena other than those regarding as directly relevant to a particular hypothesis। तो उनका ये मानना था कि भाई ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते, ये नेचुरल साइंसेस की चीज़ें जो हैं ये उठा के अगर इकोनॉमिक्स के ऊपर लगा देंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा पुअर शोइंग होगी, मे बी डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे भी काफ़ी असर पड़ेगा। तो मतलब जो नेचुरल साइंसेस की जो चीज़ें वो उठा के आप इकोनॉमिक्स पे मत लगाओ, क्योंकि बिहेवियर अलग अलग होता है हर एक इंसान का। This opens the door to easy criticism that economics is a failure because most of its typical assumptions do not conform to the behavior observed in the real world। तो इससे जो इकोनॉमिक्स के ऊपर जो थ्योरीज हैं उनकी काफ़ी बुराई होती है, क्योंकि इन थ्योरीज को जिन एजम्पशंस पे बेस्ड किया जाता है, ज़्यादातर सिचुएशन पे वो एजम्पशंस आपको पता है रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होती। जब भी बच्चों को कोई ना कोई मॉडल पढ़ा रहा था वो कहते थे ले सर ये तो परफेक्ट कंपटीशन पे बेस्ड है, परफेक्ट कंपटीशन तो असल ज़िंदगी में है ही नहीं। समझ की बात? तो वो कहते हैं जब assumptions ही मतलब अनरियलिस्टिक टाइप्स ही हैं तो मॉडल को पढ़ के क्या फ़ायदा, ठीक है? तो उसके बाद कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। मोस्ट ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ द डिडक्टिव मेथड अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट इट हैज़ बीन केयरलेसली एम्प्लॉयड बाय द इकोनॉमिस्ट टू ड्राइव सर्टेन रिजल्ट्स इन हेस्ट। जल्दबाजी में कुछ चीज़ें प्रूव करने के लिए जो उनके दिमाग में चल रहा है उनको प्रूव करने के लिए जो है assumptions ले लेते हैं और जल्दबाजी में थ्योरीज निकाल लेते हैं। तो ये इसकी खामी है, बाकी ये मेथड में कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ें जनरली अप्लाई होती हैं उनको पर्टिकुलर जगह पे अप्लाई करना है। तो हमने लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से लिखना होता है, मेरिट भी, डीमेरिट भी, कंडीशंस भी, सब कुछ। तो ये आपके 5-6 पेज इस टॉपिक पे भर जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगा इंडक्टिव मेथड ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।